नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिवर्तन यात्रा जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और जहां बड़ी संख्या में उन्होंने लोगों को संबोधित किया है। जहां जनसभा में संबोधित करते हुए उन्होंने विकास, सुशासन और जनसेवा के मुद्दों पर जोर दिया। सभा स्थल पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखने लायक रहा और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां बंगाल ने अपनी प्रतिभा का लोहा न मनवाया हो। बंगाल केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की चेतना का एक गौरवशाली केंद्र है। आज ऐसी महान धरा को, मां शारदा की इस भूमि को मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज ये पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी की ये परिवर्तन यात्रा पश्चिम बंगाल में सुशासन लाएगी, सुरक्षा और विकास, इसके संकल्प का एक उद्घोष हुआ है। और आज इस विशाल सभा में आप सभी बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से, जिन क्षेत्रों से आकर आपने इतने उत्साह के साथ और संकल्प के साथ ये पहुंचे हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। जबकि मुझे पता है हम सब लोग कुछ विलंब से यहाँ पहुंचे हैं। आज यात्रा का पहला दिन है, लेकिन उसके बावजूद आपकी ये उपस्थिति, इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान उपस्थित है, हमारी मातृशक्ति उपस्थित है। इस बात का ये प्रमाण है कि बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होने वाला है। यहाँ पर कमल फूल की सरकार आप सब लोग बनाने वाले हो। ये कोई साधारण जनसैलाब नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ जनसैलाब एकत्र हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसैलाब आया है, ये तुष्टीकरण, ये भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था के विरुद्ध उठी जनता की जागृत चेतना है। ये भीड़ नहीं है, ये परिवर्तन का प्रचंड संकल्प है। ये उमड़ा हुआ सागर तृणमूल कांग्रेस के अत्याचारी भ्रष्ट शासन के विरुद्ध जनता के बरसों से दबे हुए आक्रोश, पीड़ा और असंतोष का विस्फोट है। आज हिंगलगंज की धरती से उठ रही ये आवाज स्पष्ट संदेश दे रही है कि अब अन्याय नहीं चलेगा, अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा और अब पश्चिम बदलाव बदलेगा, पूरा राज्य बदलेगा और तेज गति से विकास की गति में आगे बढ़ता जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी ये यात्रा उस बंगाल के निर्माण का संकल्प है जिसकी परिकल्पना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सोनार बंगला के रूप में की थी। और ऐसा बंगाल जहां मन भयमुक्त हो, मस्तक गर्व से ऊंचा हो। लेकिन मैं आज हिंगलगंज की इस क्रांतिकारी धरती से जो मेरे मन में कुछ सवाल आते हैं, कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ सीधे सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं। अपनी अंतरात्मा पर हाथ रखकर बताइए, क्या आज का बंगाल वैसा ही है जैसा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे? क्या है क्या वैसा? जोर से बोलिए आप लोग, बिल्कुल हाथ उठा के बोलिए। नहीं है। क्या आज के युवाओं के हाथ में रोजगार है? जोर से बोलिए, है ना? क्या आज हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा को सम्मान मिल पा रहा है जिसके वो उत्तराधिकारी हैं? तो अब हमें मिलकर गुरुदेव के उस स्वप्न को फिर से जीवित करना होगा। हमें ऐसे बंगाल का निर्माण करना होगा जो पूरे भारत के लिए संस्कृति, शिक्षा और समृद्धि का प्रकाश स्तंभ बने। भाइयों बहनों, पश्चिम बंगाल कभी देश का अग्रणी और समृद्ध प्रदेश था। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे राष्ट्रीय चेतना हो, महिला सुरक्षा हो या सुशासन हो, हर क्षेत्र में बंगाल देश का मार्गदर्शन करता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस गौरवशाली भूमि को आर्थिक रूप से, सामाजिक, प्रशासनिक ही नहीं बल्कि असुरक्षा के गंभीर संकट में धकेल दिया है। आज राज्य के अंदर 8 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा है और ऐसी स्थिति है, नवजात शिशु भी, जो पैदा होने वाला बच्चा है, वो भी लाखों के कर्ज तले जन्म ले रहा है। जिस बंगाल को नारी शक्ति मानकर पूजा जाता है, आज वहां हमारी माताएं बहनें, हमारी मातृशक्ति सुरक्षित नहीं है। कामधुनी से लेकर संदेश खाली तक की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और यहाँ पर अभी हमारे जो शहीद हुए रविंद्रनाथ मंडल, उनके बेटे सौरभ मंडल यहाँ पर मंच पर हैं।
भाइयों बहनों, शहीद प्रतीक पवन मंडल जी की उनकी धर्मपत्नी सुप्रिया मंडल यहाँ पर हैं। प्रदीप मंडल, उनकी पत्नी पद्मा मंडल यहाँ पर हैं। भाइयों बहनों, हम सब ने देखा है किस तरह का अत्याचार यहाँ पर हुआ है, किस तरह की नाइंसाफी हुई है। हमने बहुत नजदीक से देखा है। संदेश खाली आपके बिल्कुल पड़ोस में, आप सब जानते हैं किस तरह से वहां पर महिलाओं के साथ क्या क्रूरता हुई है। वहीं कलकत्ता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक तैनात महिला डॉक्टर के साथ किस प्रकार बर्बर घटना ने पूरे देश को, केवल बंगाल ही नहीं पूरे देश को आक्रोशित कर दिया। और उस घटना ने हमारी बहन बेटियों को न्याय देने के लिए तृणमूल की पुलिस और प्रशासन ने रातों रात सबूत मिटाने का काम किया है। भाइयों बहनों, ममता दीदी आप तो सत्ता में ये कहकर आई थी कि हम कर्मचारियों को डीए देंगे, महंगाई भत्ता देंगे, और आपने कहा था कि जो सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दे सकती उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आज केंद्र और राज्य में डीए में 40% का अंतर किसी राज्य में है तो पश्चिम बंगाल में है। ममता दीदी ने सरकारी कर्मचारियों के हक पर भी डाका डाला है। आपने बंगाल के हमारे युवाओं को, शिक्षित युवाओं को कर्मजीवी बनाने की बजाय आपने उनको भत्ताजीवी बना दिया है। 5,000 10,000 रुपए का भत्ता देकर छोड़ दिया है। युवाओं को रोजगार के नाम पर केवल धांधली मिल रही है, भ्रष्टाचार मिला है। ऐसा करके भी ये कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के लोग कहते हैं हमने विकास किया है। अरे भाई, आपने क्या विकास किया है? यहाँ रायमंगल नदी के तटबंध बार बार टूट रहे हैं, सुंदरबन का विशाल क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है, लोग बेघर हो रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं। साबलेस बिल ग्राम पंचायत में इच्छामती नदी का तटबंध किसी भी क्षण टूट सकता है, पूरे गांव डूब सकते हैं। 13 नंबर बागड़ा डाबर स्विच गेट के पास दरारें आ गई हैं। ग्रामीण लोग रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, भय के साये में जी रहे हैं, और तृणमूल सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो आपकी सुरक्षा के लिए, बंगाल की सुरक्षा के लिए 2015-16 में भारत सरकार ने स्वीकृत किया था, लेकिन 10 साल बाद भी वो केवल कागजों पर सीमित है। मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली से जो पैसा आपकी सुरक्षा के लिए भेजा गया था, यहाँ के विकास के लिए भेजा गया था, साइक्लोन से तटबंध बनाने के लिए भेजा गया था, आखिर वो कहां चला गया? किसकी तिजोरी में चला गया? भाइयों बहनों, उससे किसकी जेब भर गई? हिंगलगंज के हमारी भाई बहन आज भी शुद्ध पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। 15 साल का शासन हो गया और शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, ये शासन है या बंगाल की जनता के साथ कि भद्दा मजाक है? तृणमूल के शासन में केवल भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ है, बल्कि बंगाल के भविष्य को, नींव यानी शिक्षा को भी पूरी तरह से ध्वस्त करके डाल दिया गया है। 8200 स्कूल पूरी तरह से बंद हो गए, 8,200 स्कूल बंद हो गए, और 10,000 स्कूल बंद होने के कगार पर है। जिस बंगाल ने पूरे देश को ज्ञान का प्रकाश दिया, आज उस बंगाल का भविष्य, उसके बच्चों का भविष्य अंधेरे कमरों में सिमट गया है। इतना ही नहीं, तृणमूल के कुशासन में किसान और उद्योग भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। भाइयों बहनों, अनेक प्रसंग अगर मैं उसको सुनाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही आपका माँ माटी और मानुस है जो आपने नारा दिया था? यहाँ घुसपैठ हो रही है चारों तरफ से। सीमा सुरक्षा का मुद्दा अत्यंत गंभीर है। सीमा पर बेरोक टोक से आज भी बंगाल ही नहीं, पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए यहाँ बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अभी मेरे से मीडिया वाले पूछ रहे थे जब मैं आ रहा था कि कह रहे SIR यहाँ पर लागू हो रहा है, उसके खिलाफ ममता दीदी धरने पर बैठने वाली है। अरे पूरे देश के अंदर SIR हो रहा है भाई, लोकतंत्र स्वच्छ पद्धति से चलता है, पारदर्शिता से चलता है, तो आपको क्या परेशानी है अगर कोई फेक वोट अगर हटाए जा रहे हैं? जो गलत तरीके से पढ़ने वाले वोट है, जो आपके अधिकारों पर डाका डालने वाले लोग हैं, आखिर उनको हटाने का काम चुनाव। तो आप पश्चिम बंगाल से सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने शासकीय आवास पर पौधारोपण किया, और जहां पौधारोपण शिवराज सिंह चौहान के प्रतिदिन एक पौधारोपण संकल्प के क्रम में किया गया है। और आपको बताते चले कि इस अवसर पर गणेश जोशी ने उन्हें जन्मदिन की
शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, दीर्घायु और सफल जीवन की कामना की। और जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में देश के किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनसेवा के प्रति उनका समर्पण, कर्तव्य निष्ठा और संवेदनशीलता सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो साथ ही साथ उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण जैसे प्रयासों को बेहद ही जरूरी बताते हुए समाज के हर व्यक्ति से प्रकृति के संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की। अब खबर डोईवाला से है, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और जिसमें 7 मार्च को हरिद्वार में होने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर उसे सफल बनाने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें कि बैठक में डोईवाला के विधानसभा क्षेत्र से अधिक कार्यकर्ताओं को भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। नेताओं ने कहा कि डोईवाला क्षेत्र से बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हरिद्वार पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और जहां बैठक में डोईवाला के विधायक ब्रिजेश भूषण गुरेला तो वहीं ऋषिकेश के भाजपा जिला अध्यक्ष के राजेंद्र टडियाल और नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी सहित बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया है। जहां बैठक में अमित शाह के हरिद्वार कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए भी संगठनात्मक जिम्मेदारियों को तय किया गया है। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का हरिद्वार को 7 तारीख को कार्यक्रम है और बहुत यहाँ पर एक विशाल रैली होने वाली है। तो उस तैयारी की दृष्टि से हम सब लोग यहाँ पे डोईवाला विधानसभा के संगठन के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, हम सब लोग आज तैयारी की बैठक के लिए यहाँ पर बैठे हैं और उसमें माननीय गृह मंत्री जी का विशाल रैली होने वाली है, उसकी तैयारी। अब खबर हरिद्वार से है, जहां आज होने वाले आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में सेमीफाइनल मुकाबले में भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के बीच होने वाले मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी क्रम में हरिद्वार में स्थित राधा रसिक बिहारी मंदिर में अखंड परशुराम अखाड़ा की ओर से पूजा अर्चना कर भारत की जीत की कामना की गई है। आपको बताते चले कि पूजा अर्चना के बाद मंदिर के पुजारी पंडित पवन शास्त्री ने कहा कि मैच एक युद्ध की तरह है, जहां भारत को संयम के साथ खेलते हुए न केवल यह मैच बल्कि फाइनल भी जीतना चाहिए, ताकि एक बार फिर से T20 विश्व कप जीतकर भारत की कीर्ति पूरी दुनिया में बढ़ सके। तो वहीं आपको बताते चले कि अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई है। उन्होंने विश्वास जताया है कि टीम इंडिया एकजुट होकर संयम के साथ खेलेगी और जहां सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंचते हुए T20 के विश्व कप 2026 को जीतने की दिशा में आगे बढ़ेगी। क्योंकि आज हमारे भारत राष्ट्र की बात है, आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं, फाइनल देवभूमि, पवित्र भूमि उत्तराखंड हरिद्वार है और माँ गंगा जी का आंचल, और माँ गंगा जी के आंचल में बैठ के जो हमने आज प्रार्थना की है, जो आज भारत और इंग्लैंड का मैच है, ये मैच बड़ा रोमांचक होगा और इस मैच में जो हमारे भारतीय खिलाड़ी, उनके लिए उनकी विजय के लिए यहाँ प्रार्थना की गई है कि संयम रख के खेलें। आज श्री राधा रसिक बिहारी मंदिर में भगवान श्री राधा रसिक बिहारी जी से और भगवान नर्मदेश्वर महादेव से यहाँ पर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने प्रार्थना किया, पहले पूजन किया है, अर्चन किया, अभिषेक किया है और प्रार्थना की है कि हमारा जो भारत है आज इंग्लैंड के साथ जो है सेमीफाइनल मैच खेलने जा रहा है। ये भी एक प्रकार का युद्ध है और अनेकों युद्ध होते हैं, तो ये भी एक खेल का युद्ध है। अगर भारत इस मैच को जीतता है तो भारत का जो परचम है वह पूरे विश्व में लहराएगा। इसके अलावा आगे जो है फाइनल मैच है वह भी जीतेगा तो भारत का नाम, भारत का यश, भारत की कीर्ति और साथ ही साथ भारत के जितने भी खिलाड़ी हैं उनका कीर्ति और भारतवासियों की कीर्ति जो है पूरे विश्व में बढ़ेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आर्थिक क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। जी हां, आपको बता दें कि सोमवार को प्रदेश के प्रमुख सचिव नियोजन डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए यह जानकारी दी है कि राज्य ने कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में GSDP
और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े कई अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। और जहां प्रमुख सचिव नियोजन ने यह भी कहा है कि पर्यटन, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में राज्य ने अच्छी प्रगति की है, जहां आंकड़ा अवसंरचना भी काफी महत्वपूर्ण और मजबूत हुई है। जहां उन्होंने यह भी कहा है कि वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर लगभग 8.2% रहने की उम्मीद है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के द्वारा लिया जा रहा कर्ज वेतन भुगतान के लिए नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और अन्य विकास कार्यों के लिए भी उपयोग किया जा रहा है, जो कि राज्य की आर्थिक मजबूती के लिए बेहद ही आवश्यक है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां निकट मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत ब्रह्मपुरी में गंगा में नहाने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बताते चले कि गुरुग्राम निवासी 20 वर्षीय पर्यटक अक्षय गंगा की तेज धार में बह गया और जहां सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची और मोटर बोट की मदद से युवक को बाहर निकाला गया। टीम ने मौके पर सीआरपी देकर भी उसे अस्पताल वो पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं जानकारी के अनुसार अक्षय अपने दोस्तों के साथ होली मनाने के लिए ऋषिकेश गया था और जहां एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र का कहना है कि परिजनों को जानकारी दे दी गई है और जहां युवक के शव को मॉर्चरी में रखवाया गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए सौंप दिया गया है। जहां आपको बताते चले कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो शव है उसे परिवार को सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो वहीं पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने गंगा में नहाने के दौरान लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। अब खबर विकासनगर क्षेत्र से है, जहां अंतर्गत चक्राता में छावनी परिषद कार्यालय से कुछ ही दूर पर भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आपको बताते चलें कि कालसी चक्राता मोटर मार्ग किनारे बड़ी मात्रा में खड़ी सूखी झाड़ियां अचानक से जलने लगी और जहां तेज हवा चलने के कारण कुछ ही देर में आग तेजी से फैल गई और विकराल रूप लेने लगी और जिससे कि स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। तो वहीं आपको बताते चलें कि सूचना मिलते ही राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं और जहां पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही। बताते चलें कि स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह है कि आग जंगल तक पहुंचने से पहले ही बुझ गई थी, वरना बड़ा नुकसान भी हो सकता था। जहां फिलहाल आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल सका है और मामले की जांच भी जारी है। तो आपको बताते चले कि विकास नगर में यह भीषण आग लग गई थी और जिसमें तत्परता दिखाते हुए एसडीआरएफ और पुलिस के संयुक्त प्रयासों से इस आग को बुझा दिया गया है। आपको बता दें कि चक्राता में मोटर मार्ग के करीब यह आग लगी, जहां सूखी झाड़ियों में भीषण आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं आपको यह बताते रहे कि गनीमत यह रही कि इस समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। जहां जैसे ही आग की खबर दमकल विभाग को लगी और साथ ही साथ एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस को लगी, सभी दमकम के साथ पूरे तरीके से क्षेत्र में पहुंचे और जहां आग को संभाल लिया गया, मतलब कि आपको बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया और जहां तेज हवा के कारण आग विकराल रूप धारण कर रही थी, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। और जहां अच्छी बात यह है कि इस आग के कारण किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है। यदि यह आग लगातार बढ़ती रहती तो हो सकता था कि जंगल में जो तमाम पेड़ हैं उनको भी नुकसान होता, लेकिन इसमें यही अच्छी बात रही है कि प्रशासन की सूझबूझ और तत्परता के साथ इस आग पर काबू पा लिया गया। अब खबर रुड़की से है, जहां अनाज मंडी बीटीगंज स्थित एक गोदाम में गुरुवार की देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं यह घटना अनाज मंडी में एक दुकान की ऊपरी मंजिल पर बने गोदाम में लगी, जहां आपको बता दें कि चिप्स, मुरमुरे और खील जैसी खाद्य सामग्री का भंडारण किया गया था। देर रात करीब 12 बजे आग लगते ही आसपास के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और जहां तुरंत ही फायर स्टेशन रुड़की की
को भी सूचना दी गई और जहां सूचना मिलते ही अग्निशमन के अधिकारी वंश नारायण यादव के नेतृत्व में दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और जहां आग बुझाने के अभियान को शुरू कर दिया गया। आपको जानकारी देते चले कि दमकल के कर्मियों ने मोटर फायर इंजन से 2 होज पाइप लाइन बिछाकर पानी की बौछार की और जहां गोदाम में धुआं भर जाने से राहत कार्य जोखिम भरा हो गया और जिसके बाद फायर कर्मियों ने आयरन कटर से खिड़की काटकर अंदर रखा सारा सामान बाहर निकाला। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया। आग से कुछ चिप्स, मुरमुरे और खील जलकर पूरे तरीके से नष्ट हो गए और जहां गोदाम में भारी नुकसान हुआ। हालांकि आपको बताते चले कि दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से लाखों रुपए का सामान बच गया और जहां आग को आसपास की दुकानों तक फैलने से रोका गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का उचित कारण अभी तक सामने नहीं आया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।